दोस्तों, कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर का मिलना ऐसा लगता है कि जैसे आपके सपनों पे किसी ने पानी फेर दिया हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, आपके लिए जो सारे दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत की होती है और एक पल में सब खत्म हो जाता है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं, जहाँ पे लोगों की पहले रिफ्यूज़ल हुई होती है। बट मेरी नज़र में नो का मतलब नेवर नहीं होता। एक रिफ्यूज़ल आपका रास्ता बंद नहीं कर सकती, बल्कि ये आपको एक मौका देती है कि आप उन गलतियों को सुधारें और दोबारा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताऊंगा जिससे आप रिफ्यूज़ल को अप्रूवल में बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम ये पहचानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आपकी रिफ्यूज़ल क्यों आई, और फिर ये सीखेंगे कि आप इसे ठीक किस तरह कर सकते हैं। जो आपकी रिफ्यूज़ल है उसे आप अप्रूवल में कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि पहला कदम क्या होता है। रिफ्यूज़ल लेटर मिलने के बाद लोग अक्सर दो गलतियां करते हैं। या तो वो गुस्से में तुरंत वही एप्लीकेशन दोबारा सबमिट कर देते हैं, या फिर हमेशा के लिए उम्मीद छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही गलत हैं। जब आपको रिफ्यूज़ल मिलती है तो पोर्टल पर सिर्फ एक जेनरिक रीज़न दिखते हैं, जैसे कि आपके जो एसेट्स हैं वो, और जो आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है वो सफिशेंट नहीं है, और वीज़ा ऑफिसर को ये नहीं लगता कि आप कनाडा छोड़ोगे, या उन्हें टाइस आपके स्ट्रॉन्ग नहीं लगते। ये रीज़न इतने ब्रॉड होते हैं कि इनसे कुछ समझ में नहीं आता। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आईआरसीसी ने आपको नो क्यों कहा है। रिफ्यूज़ल लेटर सिर्फ एक समरी है, असली वजह तो वीज़ा ऑफिसर्स के नोट्स में छुपी होती हैं। इसलिए बिना सोचे समझे दोबारा अप्लाई मत करें। पहले रुकिए, गहरी सांस लीजिए, फैक्ट्स को चेक कीजिए, लेटर को चेक कीजिए, ओडीएन लेटर को चेक कीजिए, वीज़ा ऑफिसर के पॉइंट को समझिए, और फिर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करिए। बिना देखे बिना समझे अगर आप दोबारा एप्लीकेशन को सबमिट करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा चांस है कि आपका जो अब रिजल्ट आया है वही आपका दोबारा रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि हमें सिर्फ एक जेनरिक रिफ्यूज़ल लेटर मिलता था, और असली वजह जानने के लिए हमें जीसीएमएस नोट्स मंगवाने पड़ते थे, जिसमें 30 से 40 दिन टाइम भी लगता था, आपको इंतज़ार करना पड़ता था, और कुछ केस में तो इससे ज़्यादा भी टाइम लगता था। लेकिन आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। अब आईआरसीसी अक्सर रिफ्यूज़ल लेटर के साथ ओडीएन, जिसे ऑफिसर डिसीजन नोट्स भी कहते हैं, वो एक आपकी रिफ्यूज़ल लेटर के साथ में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आता है। इस ओडीएन लेटर में ऑफिसर ने साफ साफ लिखा होता है कि आपकी फाइल में क्या कमी थी। अगर आपको ये डिटेल लेटर मिल गया है तो आपको जीसीएमएस नोट्स मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, और आप तुरंत अपनी एप्लीकेशन पे काम शुरू कर सकते हैं। ओडीएन लेटर में साफ साफ तौर पर लिखा होता है कि क्या प्रॉब्लम थी, कौन से डॉक्यूमेंट में कमी थी, और किस तरह से आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। अगर आपको ओडीएन लेटर नहीं मिला, फिर आपको जीसीएमएस नोट्स मंगवाने की ज़रूरत है, जिससे आपको अपनी रिफ्यूज़ल के रीज़न का पता चल सके। पहले आपको रीज़न पता करना है कि किस वजह से आपकी रिफ्यूज़ल आई है, और फिर आपने दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जब आपको ये एक्चुअल रीज़न पता लग जाता है तब आपका आधा काम वहीं ख़त्म हो जाता है। अब आपको अंदाज़ा है कि अगली बार आपको किस खास पेपर पर मेहनत करनी है। अगर ओडीएन लेटर काफ़ी नहीं है तो किसी कनेडियन फ्रेंड या रिलेटिव से एटीआईपी रिक्वेस्ट के जरिए फुल नोट्स मंगवाएं। ये आपकी सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ पता लगेगी कि आपकी रिफ्यूज़ल के बारे में जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, क्या वीज़ा ऑफिसर बोल रहा था, क्या नोट्स थे, वो हर एक चीज़ आपको इन्हीं नोट्स के जरिए, इन्हीं रिक्वेस्ट के जरिए आपको पता चलेगी। अब जब आपके पास वजह है तो इसे फिक्स करिए। कॉमन रिफ्यूज़ल रीजंस को हैंडल करने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले, अगर फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, अगर उन्हें लगता है कि पैसे कम हैं तो सिर्फ बैंक बैलेंस मत बढ़ाएं, उन्हें सोर्स ऑफ फंड दिखाएं। अगर आपने सोना बेचा है, कोई प्रॉपर्टी बेची है, या किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, तो उसे लीगल कागज के जरिए एक गिफ्ट डीड या सेल्स रिसिप्ट्स के साथ लगाइए। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में रकम दिखाना काफ़ी नहीं होता। ऑफिसर को उस पैसे का पिछले 6 महीने का ट्रेल देखना जरूरी होता है कि वो पैसा आया कहाँ से है। आप एक सीए से रिपोर्ट बनवा सकते हैं जिसमें आपके सारे एसेट्स की वैल्यूएशंस हो, और आप ये दिखा सकते हैं कि मेरी जो इंडिया में है वो टोटल इतनी मेरे पास नेटवर्थ अवेलेबल है। अगर होम टाइस को लेके आपकी रिफ्यूज़ल है तो ये सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाला भी रिफ्यूज़ल रीज़न है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आमतौर पर टाइस को लेके रिफ्यूज़ कर देते हैं।
इसे ठीक करने के लिए आप अपने फैमिली टाइज, अपने जो आपके प्रॉपर्टी पेपर्स हैं या आपकी जो करंट जॉब है उसका लीव अप्रूवल लेटर है, एनओसी है, उसे मजबूती से दिखा सकते हैं। और सिर्फ ये मत लिखिए कि जो मेरी फैमिली है वो इंडिया में रहती है, बल्कि ये दिखाइए कि वो आप पर कैसे डिपेंड करते हैं। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं या किसी एनजीओ में हैं, किसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो आप उसका भी जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं। उन्हें यकीन दिलाइए कि आपका इंडिया में काफ़ी अच्छे टाइज हैं और कनाडा में रहना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, और आप वापस आना ही सिर्फ आपके पास एक चॉइस है। बल्कि आप जो अपने सोशल हैं, आपकी जो सोशल टाइज हैं, आपकी जो इकोनॉमिक्स जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी यहाँ पे बता सकते हैं। तो आप वीज़ा ऑफिसर को समझा कैसे सकते हैं? यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट काम में आते हैं। सबसे पहले है कवर लेटर, दूसरा है रिफ्यूज़ल जस्टिफिकेशन लेटर। ये मौका आपके पास है कि आप वीज़ा ऑफिसर से डायरेक्ट बात कर सकें। आपका जो कवर लेटर है वो पिछले कवर लेटर से अलग होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। इसमें एक सेक्शन बनाएं जहाँ आप पॉइंट टू पॉइंट पिछले रिफ्यूज़ल को एड्रेस करें। साफ साफ लिखिए कि पिछली बार मेरा जो वीज़ा है वो इस वजह से रिफ्यूज़ हुआ था। आप ओडीएन में या जीसीएमएस नोट्स में ये डिटेल दे सकते हैं। और अब मैंने उस कंसर्न को नए डॉक्यूमेंट के साथ ठीक कर दिया है। जो आपकी टोन है वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए और लॉजिक के साथ आपने जस्टिफाई आपने वहाँ पे किया होना चाहिए। आप कवर लेटर में बता सकते हैं, अगर कवर लेटर के साथ जस्टिफिकेशन लेटर अटैच कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इस पॉइंट को बता सकते हैं। तो कोशिश करें जितनी अच्छी और जितनी डिटेल आपके ये डॉक्यूमेंट होंगे, वीज़ा ऑफिसर उतना ही आपकी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि रीअप्लाई कब करें। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर रिजेक्शन होने के कितने दिनों के बाद दोबारा अप्लाई करना सही रहेगा। दोस्तों आईआरसीसी की तरफ से कभी कोई फिक्स्ड कूलिंग ऑफ पीरियड या टाइम लिमिट नहीं होती। टेक्निकली आप अगले दिन नई एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना अक्सर बहुत बड़ी गलती होती है। मेरी सलाह ये है कि आप तब तक अप्लाई ना करें जब तक आपने उन गैप्स को या उन कमियों को पूरी तरह से नहीं फिल किया हो। जब वीज़ा ऑफिसर ने पॉइंट किए हैं आपकी रिफ्यूज़ल लेटर में, तो आपको उन पॉइंट्स पे काम करना है, उन गलतियों को सुधारना है, फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। जैसे कि अगर वीज़ा ऑफिसर ने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या आपके जो टाइज को लेके रिफ्यूज़ल दी है, तो पहले आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करें, सीए रिपोर्ट तैयार करें, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन तैयार करें, अपने टाइज के ऊपर तैयार करें, फिर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। एक नई फाइल नए और बेहतर डॉक्यूमेंट के साथ और अच्छे लॉजिक के साथ, जहाँ पे सारे लेटर्स हों, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन हो, आपका कवर लेटर हो, जस्टिफिकेशन लेटर हो, उसके साथ दोबारा सबमिट करें। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में ये सारे डॉक्यूमेंट मिलकर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग एक इमेज क्रिएट करते हैं, जिससे वीज़ा ऑफिसर को आसानी होती है आपको वीज़ा देने में। दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसे मैं आपको ये कह सकूँ कि आप अगर इस रास्ते पे चलोगे तो आपका वीज़ा 100% आएगा। किसी भी प्रोफाइल पे और किसी भी डॉक्यूमेंट पे कभी भी 100% वीज़ा के चांसेस नहीं होते, बट आप 100% अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जब भी आपकी रिफ्यूज़ल आती है तो इसका मतलब सच में कभी भी नो नहीं होता। इसका मतलब यही है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं थे, या ये डिटेलिंग वीज़ा ऑफिसर को नहीं मिली, या ये पॉइंट थे जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर ने आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ किया। आप उन डॉक्यूमेंट पे काम करें और उन डॉक्यूमेंट पे काम करने के बाद आपको वीज़ा के चांसेस होंगे। यहाँ पर काफ़ी ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनकी 8 रिफ्यूज़ल के बाद, 10 रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा आया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें उस दोस्त से जिसकी रिफ्यूज़ल आई है और वो इस वक्त परेशान है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।